हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी टेस्टिस को ऑलरेडी लगवा चुके हैं। आज की जो हमारी टेस्ट संस्कृति आईएएस की होने वाली है, इसके हम सामान्य अध्ययन मतलब कि क्वेश्चनों को लगवाने वाले हैं, जो कि 140 क्वेश्चन है, फुल टेस्ट होने वाला है। और हिंदी के जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे, उसकी पहले ही हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, समय को व्यर्थ ना करते हुए। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा पास में आ चुका है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को करंट अफेयर्स पर फोकस और अच्छे से करना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत सारी मल्टीपल्स आपकी वीडियो बना दी है, शायद आप लोगों ने मल्टीपल्स वीडियोस को देख भी लिया होगा और लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी। और आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के शाम के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाके देख पाओगे। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में कथन पे बात करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें, कौन सा ऑप्शन सही है, तो पेयजल के रोगाणुनाशक के लिए इसका जो प्रयोग है किया जाता है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र लिनन के विरंजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप देखा जाए पीले सफेद रंग का कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण होता है, जो कि आपके पेयजल के लिए, रोगाणुनाशक के लिए और वस्त्र के विरंजन के लिए जाना जाता है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग जो है श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो श्वसन क्रिया में कौन सा अंग भाग नहीं लेता है, तो हम कहेंगे श्वसनी, डायाफ्राम और श्वास नली भाग लेते हैं, जबकि बोमन संपुट की बात किया तो ये भाग आपका नहीं लेता है। सी ऑप्शन गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, बिल्कुल ठीक है। केंद्र के द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो 1946 के गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था, हम कहेंगे सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें आपके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रावधान है और स्रोत है, कौन सा प्रावधान के स्रोत से संबंधित है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपके यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, तो कनाडा से नहीं लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली गई है, करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी करेक्ट है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, ये भी करेक्ट। बी सी डी सही है, मतलब कि टोटल 3 ऑप्शन सही हैं। हम कहेंगे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि ए वाला जो गलत है वो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे ऐप को पहले बता दूं कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट नाम से। और इस ऐप को आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट नाम से, वहां से कर लोगे। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका आरओ का पेपर तो हो रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस एग्जाम आ रहा है, बीपीएससी एग्जाम आ रहा है, और ध्यान रखो जाए तो यूपी का पैट भी एग्जाम आ रहा है। इन सभी की टेस्ट सीरीज और कोर्सेज वहां पर लॉन्च हो चुके हैं, आप सभी को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर जो है अनुसूची विषय के बारे में सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है। दूसरी अनुसूची के कहता है कि संवैधानिक पदों पर जो आसीन पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है, हम कहेंगे ये तो सही लिखा है। चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है, ये भी सही है। छठवीं अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रसार, नहीं, छठवीं अनुसूची जो है आपके 4 राज्यों के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में आपकी छठवीं अनुसूची कहती है। और आपकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है आपकी 5वीं अनुसूची कहती है, तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। 8वीं अनुसूची संविधान की मान्यताएं जो प्राप्त भाषाएं हैं उनके बारे में बात करती है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाग और विषय, कौन सा भाग विषय से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 8 जो है संग्रहालय से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और भाग 17 आपका राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार करना है, उनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। जो प्रस्तावना है उसको कार्यक्रम में कैसे, तो सबसे पहले क्या आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य आएगा, तो पहले नंबर पर। फिर क्या आएगा, समाजवादी आता है दूसरे नंबर पर। नहीं, सबसे पहले आपका लोक, एक मिनट, सबसे पहले आपका आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले नंबर पर। अरे सही तो बोल रहा था,
है ना। दूसरे नंबर पर आएगा समाजवादी, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष तीसरे नंबर पर, अंतिम में लोकतांत्रिक आएगा चौथे नंबर पर। अरे सही तो बोल रहे थे आप लोग, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से आपका आएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, यही पॉइंट याद कर लो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता शब्द। कौन सा, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो तीनों शब्दों को आप थोड़ा सा याद कर लो। ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में नहीं दी गई, तो हम कहेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, जबकि विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, आपके आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं दिया गया है। संसाधनात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है, तो संसदीय की जो आपकी शासन प्रणाली है उसके बारे में विचार करें। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका पर विधायिका पर नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। विधायिका का जो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद के प्रावधान से मिला हुआ है। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर तो बात की जाए तो अनुच्छेद 222 जो कहता है, अनुच्छेद 222 क्या कहता है, अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करना, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, क्या कहता है 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 226 जो है विशेष रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है और एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है, सही है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के रूप में जोड़ा गया है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था, तो भारत की संविधान ने जो आपके राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस वर्ष अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नए राज्यों के गठन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। नए राज्यों के बारे में कहा जा रहा है जो संसद है साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उनको भारत के संघ में सम्मिलित करने का एक क्रम बताइए, मतलब कि कौन सा क्रम कब हुआ था। जैसे हरियाणा, अगर हम हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा आपका जो है 1966 में 1 नवंबर 1966 से। आपकी नागालैंड की बात की है तो आपका 1 दिसंबर 1963 से। सिक्किम राज्य की बात की जाए तो 16 मई 1975 से। और अंतिम में अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 20 फरवरी 1987 से। ऑप्शन जो यहाँ पर सही दिख रहा है वो रहेगा डी वाला। यहाँ पर दूसरे नंबर पर पहला आएगा, फिर आपका तीसरा दूसरे नंबर पर आएगा, फिर पहला तीसरे नंबर पर आएगा और चौथा चौथे नंबर पर आएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशमन का संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है संविधान में जो अनुच्छेद है आर्टिकल 20, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से क्या करता है, छूट प्रदान करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल की बात कराए तो सदाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है, लेकिन मानवतावाद आपके इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के परिवर्तन के विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत रखता है, आर्टिकल आपका 32 है, कौन सा है, 32 आर्टिकल के तहत रखता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय कृषि की, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो भारत को 20 नहीं बल्कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 15 नहीं 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट बात करेंगे फसल और रोग है, कौन सा फसल किस रोग से संबंधित है। गन्ना की बात करें तो रेड डॉट से संबंधित है, अरहर की बात करें तो उकटा से संबंधित है, बाजरा की बात करें तो अरगट से संबंधित है और मटर की बात करें तो बुकनी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
पारंपरिक खेती का आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल ठीक है, हरित क्रांति में सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित होती है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके जो है हमारे कृषि से संबंधित करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार कितना है? सीमांत कृषि जोत का आकार भारत में कह रहा है कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम को हम सीमांत कृषि जोत के आकार की श्रेणी में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कितने युग्मों पर सही है? तो बोर्ड और मुख्यालय है। चाय बोर्ड की बात की तो कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड की बात की तो गुंटूर में है, कॉफी बोर्ड की बात की तो बेंगलुरु में है, और रबड़ बोर्ड की बात की तो कोट्टायम में है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। हरित क्रांति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भी सही है? हरित क्रांति के बारे में कह रहा है कि भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, ये भी सही बात है। तो हरित क्रांति ने असमानताओं को भी बढ़ावा दिया है, दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती है? अगर गेहूं की अच्छी कृषि करनी है तो मध्यम तापमान हो और मध्यम वर्षा हो, ये सबसे बढ़िया गेहूं की खेती करने के लिए परिस्थितियां होती हैं। मही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा की बात करें तो धान की प्रजाति, किसकी? धान की मही सुगंधा जो है प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्रजाति है और फसल है, कौन सी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? जैसे पूसा, सिंधु, गंगा की बात की जाए तो गेहूं से संबंधित है, जया की बात की जाए धान से संबंधित है, पीताम्बरी की बात की जाए सरसों से संबंधित है, कौशल की बात की तो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए रहेगा कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र, कौन सी स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र में बोली जाती है? कुमारी की बात करें पश्चिमी घाट में, पूनम की बात की जाए उड़ीसा में, वालतेर की बात की जाए तो राजस्थान में, पोंडू की बात की तो आपकी यहाँ पर 1 मिनट, पूनम की बात की जाए तो आपकी केरल में, सॉरी पूनम की बात की जाए तो ये आपकी केरल में, और आपकी बात की जाए पोंडू की तो आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन हमारे ए और सी यहाँ पर सही था, मिले हुए थे, जबकि बी आपका चौथे से। तो हम कहेंगे पहला देखो ए का ए मिला देंगे, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से फसल मौसम है, कौन सा सही नहीं है? बात करें कपास खरीफ की फसल, बिल्कुल ठीक। अलसी रबी की फसल, अब भी ठीक है। खरबूजा जायद की फसल है, कैसी है? खरबूजा जो है जायद की फसल है, तो सी ऑप्शन गलत है। सूरजमुखी सभी मौसम में, तो हम कहेंगे ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक या आबादी वाले वैधानिक नगरों में कितने शामिल हैं? तो हम कहेंगे 7 नगरों को उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख से अधिक आबादी वालों को शामिल यहाँ पर किया गया है। तो कितने हैं? 7 शामिल हैं, आपको याद यहाँ पर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है कि इस मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोक कला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? लोक कला के बारे में विचार करना है। राज्य में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। क्या सोनभद्र में मनाया जाता है कजरी महोत्सव को? नहीं, हम कहेंगे कजरी महोत्सव सोनभद्र में नहीं बल्कि आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन पहला गलत है। उत्तर प्रदेश में लोक कला को प्रचार देने, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो केवल दूसरा वाला है ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। टोंस नदी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? टोंस नदी के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल ठीक है। तमसा कुंड से निकलती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। बिहार जलप्रपात इसी नदी पर, टोंस नदी पर स्थित है, तो हम कहेंगे दोनों सही हैं, सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है वनोत्पाद और वृक्ष, कौन सा वनोत्पाद किस वृक्ष से संबंधित है? जैसे हम बात करें तो माचिस की तीली जो है आपकी यहाँ पर सेलम से, किससे? माचिस की तीली किससे? तो हम कहेंगे माचिस की तीली सेलम से, ठीक है। बीड़ी की बात की है तो आपका तेंदू पत्ता से, चूड़ी की बात की है तो आपका लाख से, और पत्तल की बात की है तो साखू से। ऑप्शन आपका हमारा बी वाला रहेगा। बीड़ियां तेंदू वृक्ष के पत्ते से बनती है, ध्यान रखना है आपको, और माचिस की तीली आपके सेलम से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकूला नृत्य के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? चरकूला नृत्य के बारे में विचार करना है ना। सोनभद्र एवं मिर्जापुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो चरकूला नृत्य की बात की जाए आपका ब्रिज क्षेत्र का नृत्य, कौन सा है? ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है, ना कि आपका सोनभद्र मिर्जापुर का, तो पहला वाला गलत है। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपकों का पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल दूसरा सही रहेगा। तो चरकूला नृत्य आपका ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है और नृत्य होली के अवसर पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत है। मेला है और स्थान है, और मेले पर हमने वीडियो अपने दूसरे चैनल पर लगाई थी, मां शारदा पीसीएस पॉइंट पर, नाम लिख देता हूं, मां शारदा पीसीएस
पॉइंट। इस पर मैंने मेला, त्योहार और खनिज से संबंधित वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ पर मेला और स्थानों की बात करें, नौचंदी मेला की बात करें मेरठ में लगता है, करेक्ट है। ध्रुपद मेला की बात करें तो अम्बेडकर में नहीं लगता है, ध्रुपद मेला आपका वृंदावन में लगता है। कहां पर? वृंदावन में लगता है और वाराणसी में लगता है, दोनों ही जगह लगाया जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी वाला गलत है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, शाकंभरी देवी का मेला आपका सहारनपुर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है? जैसे बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, केरल राज्य में नहीं है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम कहेंगे पहला वाला तो गलत हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जनगणना 2011 के अनुसार घटते पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता क्रम घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो केरल में सबसे ज्यादा, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पर सही है। केरल में लगभग 96.1%, वहीं बात की जाए आपके मिजोरम में तो 93.3%, गोवा में 92.2% और बात करें त्रिपुरा में 91.5% है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? राज्य और अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। जैसे बात करें यहाँ पर पंजाब, सॉरी यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपकी 31.9 नहीं है, हिमाचल प्रदेश में 25.2% है। कितना है? 25.2%। पहला वाला गलत हो गया। 31.9 है ना, वो आपका पंजाब में है। क्या है? 31.9 आपका पंजाब में है। पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2% है। चलिए यहाँ पर कुछ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इनको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपके दूसरे स्तर लगवाते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन से बात करेंगे। यहाँ पर 51 क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। आता है भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा इन चारों में अगर बात करें किस राज्य से होकर गुजरेगी, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती। भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। शायद में भी 8 राज्यों पता होगा आपको। तो गुजरात से प्रवेश करती है, राजस्थान में, उसके बाद फिर आपके बाद मध्य प्रदेश में, फिर आपके छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद त्रिपुरा में, अंतिम में आपका मिजोरम से ये बाहर निकल जाती है। तो गुजरात से प्रवेश करती है, मिजोरम से बाहर निकल जाती है। इसमें ना तो आपका छत्तीसगढ़ आया, आपका उड़ीसा आया, ना उत्तर प्रदेश, ना मणिपुर, सिर्फ छत्तीसगढ़ आया है, आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? कथनों पर विचार करें, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ देश है, बिल्कुल ठीक है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है, हम कहेंगे ये भी ठीक है, ए वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। भारत और चीन की उत्तरवर्ती सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तरवर्ती सीमा का जो सीमांकन है आपका मैक-मोहन रेखा करती है। कौन सी करती है? मैक-मोहन रेखा करती है। भारत की भू आकारकी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? भारत की भू आकारकी के बारे में विचार करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, दक्षिण पठार का विस्तारित भाग है, करेक्ट है। कश्मीर घाटी की रचना एक अवनति में हुई है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो आपके ए ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है किस युग में हुआ है? शिवालिक श्रेणी के निर्माण की बात की जाए तो सैनोजोइक युग में हुआ है। कौन से? सैनोजोइक जो युग है उसमें किया गया है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए, उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो उत्तर में सबसे पहले कौन है, फिर आपके दक्षिण में कौन है, उनको बताना है। जैसे हम अगर बात करें उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले आपकी काराकोरम आएगी। तो सबसे पहले कौन सी रह जाएगी? हमारी काराकोरम आई, तो हम यहाँ पर काराकोरम लिख दिया। उसके बाद हमारी कौन सी आएगी? तो उसके बाद हमारी लद्दाख आएगी, तो हम यहाँ पर लद्दाख लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी आएगी? तो उसके बाद हमारी जास्कर आएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? जास्कर लिख देते हैं। और अंतिम में हमारी सबसे दक्षिण में पीर पंजाल आएगी, तो पीर पंजाल लिख देते हैं। तो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इस तरीके से आएंगी। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और मोटिवेशन है इंसान को चाहिए होता है। और आपके लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्रेस्टीज लाता हूँ मार्केट से, कोचिंगों से डिस्ट्रीब्यूट करके लाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका इतना छोटा सा दायित्व तो बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब तो कर सकें। साथ में कमेंट में एक हाइप वाला ऑप्शन भी आ चुका है, हाइप देना स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक वीडियो पर हाइप जरूर आप दिया करें, तो अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय में कई अर्धेर उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पहाड़ी पर पूर्वी
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलता है। तो भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ी जो आपका यहाँ बनी हुई है आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार करें, इनको उत्तर से दक्षिण में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो हम अगर देखें सबसे पहले सलहेर आएगा, सबसे उत्तर में कौन सी आएगी, सलहेर आएगी, और आपकी कहां पर है, महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, तो उसके बाद हमारी कलसूबाई आएगी, क्या आएगी, कलसूबाई आएगी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके दक्षिण में कौन सी आएगी, तो उसके दक्षिण में हम कहेंगे महाबलेश्वर आएगा, क्या आएगा, महाबलेश्वर आएगा। फिर सबसे दक्षिण में कुद्रेमुख आएगा, तो हम कहेंगे कुद्रेमुख आएगा। तो ये सारे आपके कहां पर, महाराष्ट्र से और आपके कर्नाटक तक है। सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पर्वतीय दर्रे हैं और राज्य, कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य से संबंधित है। जैसे मुलिंगला दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित, करेक्ट है। जोजिला की बात करें जम्मू कश्मीर संबंधित, ये भी करेक्ट है। जैलेपला सिक्किम में है, ये भी सही है। और सिपकिला आपका उत्तराखंड में नहीं है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हमारे कितने सही रहेंगे, 1 2 3, हम कहेंगे 3 ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन जो है गलत था। निम्नलिखित में से हिमनद और नदी है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा सही नहीं है। हिमनद और नदी में सियाचिन जो है वह नुब्रा नदी से, मिलाप गौरी गंगा से, जेमू आपका तिस्ता से, और 12 सिगरी की बात किया तो चिनाब, 12 सिगरी क्या है, चिनाब। तो हम कहेंगे जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। जनजातीय समुदाय की पहचान कौन से राज्य में नहीं की गई, पंजाब राज्य में नहीं की गई है अभी तक। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जलप्रपात एवं नदी से सही है। जलप्रपात और नदी से बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, और डुडुमा आपका मच्छकुंड नदी पर है। हम कहेंगे ऑप्शन ए वाला रहेगा, चारों ऑप्शन सही हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को प्राप्त होती है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसे सबसे ज्यादा जो वर्षा है आपके तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होती है। कहां से, इस तरीके से वर्षा आती है, तमिलनाडु राज्य को प्राप्त यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ वृक्ष है और जलवायु प्रदेश है, कौन सा वृक्ष किस जलवायु प्रदेश से संबंधित है। तो बात करें यहाँ पर हम, जो आपका सागौन है मध्य भारत से संबंधित है, देवदार आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र संबंधित है, सुंदरी आपका सुंदरबन से संबंधित है, और सिनिकोना आपका हिमालय की तराई क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो कालिदास ने इसमें अगर बात करें कौन सा नाटक नहीं लिखा है, तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। कालिदास ने बात की जाए कुमार संभव भी लिखा है, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम भी लिखा है, कालिदास ने ऋतु संहारम भी लिखा है, कालिदास ने विक्रमोवंशी भी लिखा हुआ है। तो कालिदास ने जानकी हरणम नहीं लिखा है। जानकी जो हरणम है कुमार दास ने लिखा है, किसने लिखा है, कुमार दास के द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। एक और याद रखना है, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम कौन सा है, उत्तरामचरितम जो है आपका किसने लिखा हुआ है, उत्तर रामचरितम की बात की जाए भवभूति ने लिखा हुआ है। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, तो इसको भी थोड़ा आप याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर ग्रंथ और रचयिता हैं। हर्ष चरित की बात की है बाणभट्ट ने, बुद्ध चरित की बात किया है तो अश्वघोष। बुद्ध चरित कौन से है, अश्वघोष संबंधित है, तो ऑप्शन बसुबंधु नहीं है। मुद्र राक्षस विशाखदत्त सही है, मृच्छकटिकम शूद्रक। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 सी और डी सही है, 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोल राजाएं थी, उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। मंदिर और अवस्थिति है, कौन सा मंदिर किस अवस्थिति पर है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी पर, बिल्कुल करेक्ट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर है, चौथे से मिलाएंगे हम। गंदरिया महादेव हम कहेंगे खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम को जो मंदिर है आपके पल्लव काल के द्वारा बनवाया गया था। जो पल्लव कला थी या राज सिंह शैली जिसको कहते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा राज सिंह शैली या पल्लव को बनवाया गया था। कोलार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोलार के सूर्य मंदिर की बात की जाए नरसिंह देव बर्मन चौड़गंग ने बनवाया था। नरसिंह देव बर्मन चौड़गंग थे, कोलार के सूर्य मंदिर को बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का किस राज्य में अवस्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में अवस्थित है। और अगर बात की जाए जो आपका कोलार का सूर्य मंदिर कहां पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। बेसिकली ये सबको पता ही होता है, फिर भी बता दिया। कोलार का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात राज्य में, आपको ध्यान रखना है। सैल को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। सैल को, चट्टानों को काटकर एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया है, इसका श्रेय बनाने का किसे जाएगा, राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं पर विचार करें, उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें कडोना, यहाँ पर लिखा है जो कोंडाना की विजय है आपकी 1647 में की गई थी। अफजल खां से संघर्ष की बात की जाए तो आपकी 1659 में
में की गई थी। सूरत की प्रथम लूट की बात किया तो 1664 में की गई थी और पुरंदर की संधि आपकी 1665 में की गई थी। ऑप्शन हमारा देखोगे तो आप सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान कश्मीर का अकबर कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है आपका कश्मीर का सुल्तान के रूप में जाना जाता है। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी स्थापित किया था? तो बढ़िया क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी जबकि लाहौर थी। दिल्ली को राजधानी आपका सल्तनत काल की इल्तुतमिश के द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्तनत कालीन शासक ने शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित जो है अलाउद्दीन शासन के काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे कि सल्तनत कालीन शासक ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को बनवाना प्रारंभ किया था। तो आपके बलबन ने नौरोज को त्योहार बनवाया था। बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस को भी बनवाने की व्यवस्था की गई थी। सिजदा का मतलब था भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। पैबोस का मतलब था सुल्तान के चरणों को चूमना। सुल्तान के चरणों को चूमना। सिजदा और पैबोस को बलबन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। शासक और विभाग है, कौन सा शासक किस विभाग से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दीवाने मुस्तकराज। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें दीवाने अमीर कोही। फिरोज शाह तुगलक की बात करें दीवाने खैरात। बलबन की बात किया दीवाने अर्ज। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जो नहरों के लिए जाना जाता है? हम कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा दिल्ली में नहरों का निर्माण जो है करवाया था। सुरचना और लेखक है, कौन सी रचना किस लेखक से संबंधित है? जैसे बात करें तारीख मुबारक शाही जियाउद्दीन बर्मी से, तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज से, तारीख फिरोज शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी से, ताजुल मासिर हसन निजामी से। हम कहेंगे सभी ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ए रहेगा, चारों ऑप्शन सही मिले हैं। किस सिख धर्म गुरु पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें यहाँ पर हम अगर डेट की बात की जाए तो डेट अगर आपको याद करना है तो अर्जुन देव का जो टाइम पीरियड है 1881 से लेके 1606 रहा है। उसके बाद हरगोबिंद सिंह की बात किया तो 1606 से लेके 1645 रहा है। अमरदास की बात किया तो 1552 से लेके आपका 1574 रहा है। तेग बहादुर की बात किया 1664 से लेके आपका 1675 रहा है। ऑप्शन आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यात्री और देश में कौन से यात्री किस देश से संबंधित नहीं है? जैसे बात करें कैप्टन कुक ब्रिटेन से यात्री था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, तस्मान होलैंड का था, वास्को डी गामा की बात किया तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ना कि तो स्पेन का था। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना बनाया था? फ्रांसीसियों के द्वारा सबसे पहला कारखाना सूरत में बनाया गया था। विधवा पुनर्वाय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? विधवा जो पुनर्वाय अधिनियम था आपका लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में आपका 1856 में क्या हुआ था? शासनकाल में क्रियान्वयन जो है अधिनियमित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात किया है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो की बात किया है दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजरी की बात किया है सहायक संधि संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी की बात की तो व्यक्तिगत सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में विचार करें तो सरकार एवं किसानों के बीच में बिचौलिया वर्ग नहीं था। बिल्कुल बात ठीक है। किसानों को उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में सुनिश्चित किया गया था, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन आपके रैयतवाड़ी के बारे में यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। चलिए कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी एंड द अनबिल्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया बहुत बढ़िया पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड द अनबिल्ट रूल इंडिया नामक जो पुस्तक है दादा भाई नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आई थिंक ये सभी को पता ही होती है। नेतृत्वकर्ता और कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन सा संबंधित है? नाना साहब का नेतृत्व कार्यक्षेत्र कानपुर था, कुंवर सिंह का आरा था, बख्त खां का दिल्ली था और मौलवी अहमदुल्लाह का अवध था। ऑप्शन ए रहेगा, चारों ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ईस्टर्न थे। कौन थे? पाम ईस्टर्न 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। किस ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? तो ऐसी कौन सी तिथि है? तो हम कहेंगे शीतकाल की तिथि में पेंडुलम जो घड़ी है तीव्र गति से जो है चल सकती है। यहाँ पर आता है विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता। विद्युत चुंबकीय तरंग खोजकर्ता की बात करें पराबैंगनी किरण रिएक्टर से संबंधित है। गामा किरण की बात करें बैकुरल से संबंधित है। एक्स किरण की बात की जाए तो यहाँ
पर एक्स जो किरण है आपकी रोंजन से संबंधित है, रोंजन संबंधित है। लघु रेडियो तरंगे हैंजिक हार्ट संबंधित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच पे जाने पर चर प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? हम कहेंगे तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित यहाँ पर हो जाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शन के लिए आवर्ती मांडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए, कार में जो पीछे का यातायात देखना होता है उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाएगा? हम कहेंगे अवरक्त किरणों का। अवरक्त तरंगें जो होती हैं, इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं, कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड आपकी वेव्स होती है उनका प्रयोग आपका किसमें किया जाता है? उनका प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण की बात कर रहा है। क्रिस्टलीकरण, उद्वापतन संबंधित है, आशमन संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 100 क्वेश्चन की बात करें, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को न तो सब्सक्राइब किया है ना ही हमारे ऐप को डाउनलोड किया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया यूपीएससी नट है। और इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल कोर्सेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। प्रदीप्त लैंप में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी होती है? प्रदीप लैंप में जो सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु होती है पारावास एवं ऑर्गन होती है। जस्तेदार लोहे की चादरें क्या है? जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें कौन सी परत विद्यमान होती है? तो उनमें जो परत है आपकी यशद परत विद्यमान होती है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और सूची 2 है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात करेंगे फुलरीन। फुलरीन की बात की जाए तो आपका यहाँ पर कार्बन के अणु से संबंधित है। किससे है? कार्बन के अणु से संबंधित है, तो हम कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। शेविन की बात किया कीटनाशक से संबंधित, करेक्ट है। शुष्क बर्फ की बात किया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड समेत, ये भी सही है। टेफ्लॉन की बात किया फ्लोरीन युक्त बहुलक समेत है। बी सी डी सही है, 3 ऑप्शन सही है, जबकि फ्लोरीन आपका यहाँ पर कार्बन के अणु से संबंधित यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 103वां क्वेश्चन है, अनवरत योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? अनवरत योजना के बारे में डी लकड़वाला ने इसे लागू किया, बिल्कुल ठीक है। गुन्नार मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में प्रेरित है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल एशियन ड्रामा से प्रेरित है, सी ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर दोनों सही हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल खनन, बिजली, विनिर्माण के विकास के लिए जाना जाता है, ठीक है। वाणिज्य विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है? नहीं, वाणिज्य विकास मंत्रालय प्रकाशित इसको नहीं करता है, इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 21-22 नहीं, इसका आधार वर्ष 21-22 नहीं है, इसका आधार वर्ष जो है 2004 और 5 है अभी वर्तमान में, तो हम कहेंगे केवल एक ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करेंगे इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की संस्तुति की है, बिल्कुल ठीक है। 94वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 35%, नहीं ये वाला गलत है, केवल पहला सही है, 41% करने की संस्तुति को किया हुआ है। एन के सिंह अध्यक्षता हुई थी 15वें वित्त आयोग की, ध्यान रखना है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताओ 16वें वित्त आयोग कौन बन चुके हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और अवस्थिति की बात करें, सांता कुंज की बात किया है, कौन से? सांत्रा कुंज की बात किया, तो आपका कहां पर है? हम कहेंगे सांत्रा जो कुंज है आपका मुंबई में है, ठीक है। कांडला की बात की है तो गुजरात में है। फाइटा की बात की है, कौन सा है? फाइटा आपका कर्नाटक में नहीं है, फाइटा आपका पश्चिम बंगाल में, तो सी वाला गलत था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट थे। निराश्रित महिला पेंशन योजना कौन सी है? निराश्रित महिला पेंशन योजना पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो सही विचार की बात करें तो इसे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो हम कहेंगे ये सही है क्या? भाई गलत है। निराश्रित पेंशन महिला को ध्यान रखिएगा एक राज्य योजना है, तो ये पहला वाला गलत है। इसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित महिलाओं को पेंशन देना है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला गलत है। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है?
यह जो बजट है 8.08 लाख करोड़ रुपए का है, ये तो सही बात है। 2024-25 की अपेक्षा बजट जो है 9.8% की वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। 2.25 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय हुआ, नहीं ये तो गलत है आपका, यहाँ पर इतना व्यय यहाँ पर नहीं होगा। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% एबीसी का है, तो हम कहेंगे ए, बी और डी सही थे, जबकि सी वाला ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करें गिल्ट एड को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां कहा जाता है, सही है। इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां क्रय विक्रय की जाता है, ये भी सही है। हम कहेंगे ए वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। WPI के बारे में मुद्रास्फीति के मापन का एक आधार है, सही है। वस्तुओं सेवाओं की कीमतों को शामिल नहीं, वस्तु सेवाओं की कीमतों को शामिल करता है, इसमें केवल और केवल वस्तुओं की कीमतों को शामिल करता है, ना कि सेवाओं को। तो केवल हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, सम्मति और सिफारिश है, कौन सी सम्मति के सिफारिश पर है। जैसे गोई पोइरा सम्मति की बात करें तो बैंक सुधार से संबंधित है। बात करें तारपुर सम्मति की तो यह रुपए की पूंजी के परिवर्तन से संबंधित है। खंडेवाल सम्मति की बात किया तो बैंकों के मानव संसाधन दक्षता से संबंधित है। राजाचरिया सम्मति की बात करें कर संबंधी सम्मति है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कथनों पर विचार करना है, रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन जनता के लिए करता है, तो भाई गलत लिखा है। रिजर्व बैंक जो है पत्र मुद्रा का निर्गमन जो है सरकार के लिए करता है, ना कि जनता के लिए। किसके लिए कार्य करता है, सरकार के लिए करता है, तो पहला वाला गलत है। पत्र मुद्रा के निर्गमन से सर्जित देयता अंतिम रूप से सरकार की होती है, बिल्कुल ठीक है। तो देखा जाए तो दूसरे क्वेश्चन से ही आप अनुमान लगा लेते, केवल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। रोग और प्रभावित अंग, जैसे एड्स से कौन सा रोग प्रभावित होता है, जो एड्स होता है उससे कौन सा रोग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रभावित होता है। कौन सा होता है यहाँ पर, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ पर बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रभावित होता है। बात करेंगे यहाँ पर पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, रेबीज से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो ये भी आपको अलग लिखा है ना। इन्फ्लुएंजा से बात किया है तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तो केवल दो सही है हमारे, दो ऑप्शन हमारे गलत थे। सब्जियां हैं और यहाँ पर वर्णक है। गाजर में लाल रंग की बात किया है तो बीटा कैरोटीन से संबंधित है। प्याज के पीले रंग की बात किया है तो एंथासाइनिन संबंधित है। हल्दी में पीले रंग की बात किया है तो कुरमिन से संबंधित है। मिर्च में लाल रंग की बात की तो कैप्सिसिन संबंधित है। ऑप्शन जो हमारा है ए वाला यहाँ पर जो है सही रहेगा, चारों ऑप्शन सही हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है, भाई पीतल की बात करें तो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जैसे बात की जाए कौन सा ऑप्शन गलत है। थायरॉक्सिन की बात करें शरीर का सामान्य वृद्धि विकास से संबंधित है, करेक्ट है। इंसुलिन की बात किया शर्करा स्तर का नियमन करता है, ये भी ठीक है। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो वृद्धि प्रेरित करता है, ये भी ठीक है। एंड्रिनल ग्रंथि की बात की जाए पाचन क्रिया को प्रेरित करता है, नहीं भाई ये पाचन क्रिया को प्रेरित नहीं करता है, तो बी ऑप्शन गलत है। बात करेंगे स्क्लेरेकाइमा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। स्क्लेरेकाइमा के बारे में विचार करना है, यह पौधों में लंबी संकरी मृत कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल ठीक है। यह अमरूद, नाशपाती, चीकू जैसे गुद्दीदार फलों में पाया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। तो यहाँ पर बात करें अभिकथन कहता है निमोनिया रोग से सांस लेने में गंभीर समस्या होती है, बिल्कुल ठीक है। इस रोग में लंग्स वायु कोश संक्रमित हो जाते हैं, तुम कहेंगे ये भी ठीक है। डी रहेगा, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। वैज्ञानिक और खोज की बात करें, जैसे लुई पाश्चर की बात करें तो किडनीवन से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन से संबंधित है। एडवर्ड नेचर की बात करें तो चेचक के कीटे संबंधित है। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक की बात करें जीवाणु संबंधित है। ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से पुष्प चक्र के अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पुष्प चक्र के अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम बताना है तो कैलकस, कोरोला, उमंग और जायंत, हम कहेंगे ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत किस राज्य स्थान पर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में बात करा है, जो इनोवेशन इंडिया में बात करा है इंडेक्स में भारत की स्थिति कितनी है, तो भारत की स्थिति 39वीं 39 स्थान पर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विचार करना है तो भाई इसकी पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली में की गई थी, सही है। अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, ये भी सही है। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे भाई सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिनाब रेल पुल के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये चीज बहुत याद रखना है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जब आर्च लिखा हो तभी आपको टिक लगाना है, अदरवाइज चीन का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज है। अगर आर्च ब्रिज नाम आता है तो आपका भारत का है, आपका चिनाब पर बना हुआ है, ये तो सही हो गया। दूसरा है इसकी कुल लंबाई 1350 मीटर, 1350 मीटर नहीं है, इसकी 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई है। एक चीज और भी याद रखना है, यह जो आर्च ब्रिज है आपका, जो फ्रांस में एफिल टावर बना हुआ है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज भी अगर कभी ऑप्शन में आ जाए, क्या ये एफिल टावर से ऊंचा है? हाँ बिल्कुल, एफिल टावर से भी ऊंचा है। तीसरा है आपका, इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO के द्वारा यहाँ पर जो है सहयोग से निर्मित किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है, किया गया है। यह जो पुल है 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप एवं लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं को भी सामना करने में सक्षम है। अब ध्यान रखना है, 8 रिएक्टर स्केल की बात कर रहा है, हालांकि 8 रिएक्टर स्केल बहुत ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में 8 क्या 7.8 के तो आते ही रहते हैं, लेकिन वही बात है ना कि 8 तक आने का मतलब है कि बहुत ज्यादा तबाही मचाना है ना, तो इतना आप ये सामना कर सकता है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी वाला गलत था, बाकी ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती बेसिन गंगा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के बारे में ऑप्शन कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो हम बोलेंगे यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की कैसी है, ये ज्वाइंट रूप से परियोजना है। कैसी है? ज्वाइंट रूप से परियोजना है, संयुक्त रूप से ये बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जो जल संकट से जूझ रहे क्षेत्र है, जैसे कि कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, कुछ आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वो जल संकट का सामना कर रही है, उनके भूजल स्तर को बढ़ावा देकर सिंचाई व्यवस्था और पीने वाले पानी को मतलब पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह जो आयोजन है अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में बनाई गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हाल ही में इनकी 300वीं जयंती को मनाया गया था। 300वीं जयंती आपको मनाया गया था, तो इनको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आता है, पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग मतलब कि यहाँ पर GI टैग दिया गया है। कौन सा GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह साड़ी है, और साड़ी पता होता है कि महिलाएं बहुत पहनती हैं, और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और आपको पता होगा जितना नॉर्थ इंडिया में चलन साड़ी का है, उससे दोगुना चलन आपका साउथ इंडिया में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी लीड्स रिपोर्ट 2024 में अचीवर्स की श्रेणी में किस स्थल राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त है। अभी जो स्थल रुद्र राज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले तो आपको ये समझना होगा, जैसे मान लो हमारा ये भारत का नक्शा है, क्या है ये, मान लो हमारा अगर ये भारत का नक्शा है, ये क्या बना दिया, ये मान लो हमारा ये भारत का नक्शा हो गया है, और भारत के नक्शे में अगर हम बात करें यहाँ पर देखोगे जितने भी आपके यहाँ पर देखेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका यहाँ पर देखोगे तो आपका झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा। तो ये आपके जो स्थल रुद्र देश हैं, उनमें अचीवर्स श्रेणी में कौन लीड्स रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, हम बोलेंगे उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को शामिल यहाँ पर किया जा रहा है लीड्स रिपोर्ट। तो वैसे लीड्स रिपोर्ट कम इंपोर्टेंट होती है, रिपोर्टें आपकी जो इंपोर्टेंट होती है वो मैंने जो कल आपकी करंट अफेयर्स लगाई थी वीडियो आप लोगों को, वो आप देख लेना। लाइव वाले सेक्शन में 7 घंटे की वीडियो है, वो 7 घंटे की वीडियो में सारी रिपोर्टें कवर कर दी गई थी, वहां पर आप जाके देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला या जनपद कौन सा है। तो जिला और जनपद तो एक ही बात होती है, तो हम कहेंगे सोनभद्र। आंख मीच कर टिक लगा देना है, सोनभद्र जो है आपका सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। किसी 23वीं विधि आयोग के पूर्णकालिक, अंशकालिक नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है, तो हम कहेंगे दिनेश महेश्वरी की जो है नियुक्ति यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कितने कौन सा स्थान मिला हुआ है। तो भारत को सतत विकास जारी रिपोर्ट में बात कर रहा है, कौन सा स्थान मिला है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, भारत को 99, आपको ऐसे याद कर लेना, हमारे नंबर 100 में से 99 आ जाए, तो भारत को सतत विकास रिपोर्ट में SDG में 99वें स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के बारे में किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन है, ये आपका फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने किस में गए थे, क्या पता लगाओ,
46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई बात करी जाए, इसका जो आयोजन है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। यह शिखर सम्मेलन की थीम जो है समावेशन और स्थिरता थीम थी। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता पर विचार करें और इनको एक सही अनुक्रम में व्यक्त कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के बारे में सही अनुक्रम के बारे में बताना है तो हम विचार करें तो पहले स्थान पर हमारा राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद बात की जाए तो कौन सा आएगा, हम कहेंगे गुजरात आ जाएगा। गुजरात की बात की जाए तो हमारा तमिलनाडु आ जाएगा और उसके बाद अंतिम में कर्नाटक आ जाएगा। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहां भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, बना नहीं है, अभी प्रस्तावित किया गया। जैसे आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में नौकरी आपको मिल जाएगी, मतलब प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं हुई है। तो वही है, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को प्रस्तावित किया गया है, ये अमरावती में स्थापित किया गया। अमरावती किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ किस राज्य में पड़ता है। बात करेंगे युद्ध अभ्यास के बारे में और भागीदार देश के बारे में। तो यहां पर बात करें, खान क्वेस्ट जो है बहुराष्ट्रीय देश के बारे में, बहुराष्ट्रीय देश के साथ हुआ है। इंदिरा की बात करें तो रूस भागीदार देश है। एक्पोवेरियन की बात करें तो मालदीव साझेदार देश है। गरुड़ शक्ति की बात करें तो फ्रांस साझेदार देश है। ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा करेक्ट, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। बात करेंगे व्यक्ति और नियुक्ति की, कौन सा व्यक्ति किस नियुक्ति से संबंधित है। जैसे बात करें राजीव कृष्ण की, राजीव कृष्ण का जैसे ही नाम आता है उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अश्विनी लोहानी की बात किया तो ये आपके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक है। डॉक्टर अजय कुमार की बात जैसे ही आता है तो हम कहेंगे डॉक्टर अजय कुमार जो है आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। और यशस्वी सोलंकी की बात की जाए, पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है, सुसेन ले ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी से विपक्ष के नेता में पहली महिला बनी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोफेसर अनंत चंद्र काशन की बात करें, पहले भारतीय अमेरिकी MIT के पोवेस्ट चुने गए हैं, ये भी सही है। डॉक्टर बॉबी मुकल्लमाला की बात करें, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए, ये भी ठीक है। शिगेरू इशिबा की बात करें, शिगेरू इशिबा का जैसे नाम आता है हम कहेंगे जापान के राष्ट्रपति नहीं है, जापान के PM चुने गए, प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है दिया गया है। साहित्य का क्षेत्र में युवा पुरस्कार दिया गया है और ये जो पुरस्कार है पार्वती तिर्की को दिया गया है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में AI विकास परियोजना प्रारंभ की गई। AI विकास परियोजना का जैसी नाम आए हमें आंख नीचे टिक लगा देना है, हरियाणा राज्य में चालू की गई है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन से ठोक दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन वगैरह इसमें मिलता रहे। क्वेश्चन अंतिम की बात करेंगे, पुस्तक और लेखक है और यहाँ से 1 नंबर पक्का, फिर उगना पुस्तक का नाम है, पार्वती तिर्की इसके लेखक है। मदर मेरी कम्स टू मी पर अनुरंधी राय संबंधित है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड म्योर शिखर धवन संबंधित है। सोर्स कोड माई बिगन्स की बात करें तो बिल गेट्स संबंधित है। ऑप्शन हमारे ए रहेगा, चारों के चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चन है ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चन यहाँ पर लगा चुके थे पिछली वीडियो में, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।